देखिए ये हमारे पास सवाल था, हमें इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना था। इसका सॉल्यूशन क्या होता है अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इसमें स्पेस की पोजीशन पता करनी चाहिए कि इसमें स्पेस की पोजीशन है क्या। तो स्पेस की पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड नाम का। हम इसमें स्पेस डालेंगे और जिस टेक्स्ट में हमको ये स्पेस सर्च करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमें स्पेस की पोजीशन बता देगा। तो यहाँ पर ये हमें उत्तर देता है 6, तो ये स्पेस की क्या हो गई, पोजीशन हो गई। अब मुझे जो डाटा उठाना है वो इसके लेफ्ट साइड से उठाना है, यानी जो इसका नंबर है 6 उससे पीछे का डाटा उठाना है। तो पीछे का डाटा उठाने के लिए मुझे इससे एक कम वैल्यू लेना होगा, यानी कि मैं यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगाता हूँ लेफ्ट, ये मेरा टेक्स्ट हो गया, और मुझे कितनी लेंथ उठानी है, जितना हमने ये पोजीशन फाइंड आउट किया था स्पेस का, इसमें से एक अगर मैं कम कर दूं तो ये स्पेस से एक कम करके पीछे का डाटा उठा देगा। जैसे पवन सहरावत में स्पेस की पोजीशन 6 है, उसमें से अगर एक कम कर दोगे तो पवन निकल के आ जाएगा। ये आपने एंटर किया, यू गॉट आंसर। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ जो भी आपने फॉर्मूला बनाया था उसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और इस जगह पर आपने यूज कर रखा है B2 को, ये रहा। तो ये B2 आप यहाँ से डिलीट करो और वो फॉर्मूला आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, आपको आपका उत्तर मिल जाता है। अब हम इसको लेकर यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर किसी क्लाइंट का नाम सिर्फ स्पेस के बिना हो, केवल फर्स्ट नेम उसका है लास्ट नेम है ही नहीं, तो ये एरर देता है। एरर आने की वजह क्या है, एरर आने की वजह ये है कि ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया है, ये फॉर्मूला फाइंड करता है स्पेस को, और आपके दिए हुए डाटा के अंदर स्पेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यहाँ पर स्पेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है एरर। अब इसको कैसे दूर करें, हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है इफ एरर। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो आप उसको सिलेक्ट करो। अब ये एरर क्यों आया हमको मालूम है, स्पेस की वजह से आया, तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि एरर बाईपास हो जाए और एरर डिस्प्ले ना हो, उसकी जगह पर जो आप यहाँ लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप कुछ भी लिखो यहाँ पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये डायरेक्ट वैल्यू उठा लेता हूँ। जब इसका लास्ट नेम है ही नहीं तो जो भी इसका नाम होगा वही अवेलेबल होगा फर्स्ट नेम में, तो मैं डायरेक्ट ये वैल्यू उठा लेता हूँ इस केस में। अभी मैं एंटर करूंगा तो मुझे नाम मिल जाएगा, मिल गया। अब मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगा रखा था एज इट इज हम उसे कॉपी करेंगे और इस जगह पर B2 जहाँ पे लिखा होगा उसको हटाकर वो पेस्ट कर देंगे, तो ये कनेक्ट हो गया। अभी मैं वैल्यू को डिलीट करूंगा यहाँ से और इस राम वाले डाटा को ले जाकर यहाँ पे डाल दूंगा और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे, तो कंप्लीट नाम मुझे मिल जाएगा। अब चाहे किसी क्लाइंट का नाम आप स्पेस के साथ डालो या फिर बिना स्पेस के साथ डालो, आपको आपका एक्यूरेट उत्तर मिलेगा। देखिए अभी कंफर्म करो, समझ आया? ठीक है, तो ऐसी पूरी भर के मतलब लोडेड होके जाना पड़ता है बॉर्डर पे, अभी पता चले। अरे तेरी गई, वीडियो में देख लियो भाई, क्यों मेहनत करवा रहा है। किस पॉइंट में प्रॉब्लम आया, पूछो किसका सवाल था। इफ एरर पे, तो इफ एरर से रिपीट करवाना। देखो इफ एरर क्या होता है कि जब आपके फॉर्मूले में कहीं पर कोई एरर आता है ना, तो उसको बाईपास करने के लिए इफ एरर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मान लीजिए मुकेश है और मेरे को इसमें जेड ढूंढना है, तो मैंने फाइंड लगाया, जेड को ढूंढा इस मुकेश के अंदर, ये एरर आ गया। मैं चाहता हूँ एरर की जगह पर मैसेज आना चाहिए नोट फाउंड, तो मैंने इफ एरर लगा दिया, एरर को पकड़ लिया और इसकी जगह एक मैसेज लिख दिया नोट फाउंड। तो अब जब भी कभी एरर आएगा तो एरर नहीं प्रिंट होगा, एरर के बाद क्या प्रिंट होगा, नोट फाउंड आएगा। देखो ये आ गया। अगर ये डाटा मैं ऐसा सर्च करता हूँ जो मौजूद है तो आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन अगर आप ऐसी कोई वैल्यू सर्च करते हैं जो नहीं है तो एरर नहीं आया, बाईपास हो गया। क्या आया, नोट फाउंड आया, तो एरर को बाईपास कर देता है, एरर की जगह आपका जो मैसेज होता है वो प्रिंट हो जाता है। अभी क्लियर हुआ?
जैसे हमने फर्स्ट नेम निकाला है वैसे ही लास्ट नेम को निकाला जाता है। अब लास्ट नेम देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर सेम सिनेरियो लेकर चलेंगे, ये सेम फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। अब यहाँ पर लास्ट नेम के लिए सबसे पहले क्या करूँ, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ योगेश सिंह, मुझे लास्ट नेम निकालना है, ठीक है। तो पहले स्पेस की पोजीशन पता कीजिए इसमें कि स्पेस की पोजीशन क्या है, तो वो निकाल लीजिए आप। तो फाइंड किया स्पेस, ये टेक्स्ट हो गया, तो पोजीशन बता दिया 7 नंबर है। अब इसके राइट साइड में जो भी डाटा होगा, ध्यान दीजिए, इसके राइट साइड में जो भी डाटा होगा वही इसका लास्ट नेम होगा। तो राइट साइड का डाटा निकाला कैसे जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लूँ और उसमें से ये 7 नंबर माइनस कर दूँ, ध्यान दीजिए, इसकी टोटल लेंथ में से अगर मैं स्पेस तक का डाटा माइनस कर दूंगा तो राइट साइड का बचा हुआ डाटा आ जाएगा, वही उसका लास्ट नेम होगा। तो उसकी संख्या हमारे पास आ गई 5। अब इन दोनों को आपस में हम कर देंगे कनेक्ट। तो ये हमने यहाँ तक तो निकाल लिया है। अब मुझे राइट का फॉर्मूला निकाल के अपने आंसर तक पहुँचना है। तो यहाँ हमने लगाया राइट, ये हो गया हमारे पास टेक्स्ट, और यहाँ से हमने ये लेंथ ले ली 5 नंबर और मारा एंटर, तो ये निकल गया हमारे पास लास्ट नेम। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को भी वहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसका नाम है D2, तो D2 की जगह पर वो फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें ड्रैग करिए, आपको सारा डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन इसको भी वेरीफाई करना है, एक साथ उत्तर नहीं देना। अगर सिंगल नेम हुआ तो क्या होगा, सिंगल नेम हुआ तो भी इसमें एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि फाइंड लगा हुआ है, और फाइंड लगा हुआ है तो फाइंड स्पेस को ढूंढेगा। सिंगल नेम में स्पेस है ही नहीं, तो ये दिक्कत आपको दे देगा। सिंगल नेम मैंने लिखा, इसमें स्पेस नहीं है, तो फिर एरर दे देगा। अब इस केस को कैसे दूर करें हम लोग, अब यहाँ पहुंचेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ एरर। इफ एरर, अगर इस जगह पर एरर आ जाए तो मुझे यहाँ इसे ब्लैंक छोड़ना है। क्या छोड़ना है, ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट नेम है ही नहीं ना। अब हम इस फॉर्मूले को वहां पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इससे लगा के देखेंगे, अगर इससे नहीं निकला तो फिर एक दूसरा लॉजिक है, उससे निकालेंगे। फिलहाल क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अभी मैंने इस वाले फॉर्मूले इसको डिलीट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी कुछ मैंने लगाया था उसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको नीचे तक ट्रैक करते हैं। अब देखिए, अब आपकी मर्जी, कुछ मर्जी डालिए। मैंने डाला मुकेश, मुकेश आ गया, लास्ट नेम नहीं आया। आपने डाला राम यादव, तो राम आ गया, यादव आ गया। सो इस तरीके से हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग कर सकते हैं। जो टेक्निक मैंने यहाँ पर यूज़ करी है फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अलग अलग करने की स्पेस के आधार पे, वही सेम टेक्निक यहाँ पर यूज़ होगी आपके टास्क नंबर 2 में @ के आधार पे। तो @ के आधार पे आप यूज़र नेम और आपका जो डोमेन है वो निकाल सकते हो। तो आई थिंक आशा यादव, आपको रिप्लाई मिल गया होगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, अब एक टास्क मैंने ये दिया था, ये कर लिया, ठीक है। अब एक टास्क मैंने ये दिया था, ये हो गया। चलो इसमें देखिए क्या है, इसमें स्पेस को बिना काउंट करे आपको नंबर ऑफ लेटर काउंट करने के लिए कहा गया है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज कीजिए, सब्स्टिट्यूट, और ये टेक्स्ट आप ले लीजिए। इसमें क्या करो कि जहाँ पे स्पेस आ रहा है उसको आप विदाउट स्पेस कर दो ऐसे, तो ये स्पेस हटा देगा, तो बिना स्पेस का डाटा हो गया। अब आप इसकी लेंथ निकाल लो, तो ये नंबर ऑफ लेटर आपको काउंट करेगा जिसमें कोई स्पेस नहीं है, तो इसका आंसर है 33। अब लगे आप इसको भी देख ही लो, मुझे नंबर कैलकुलेट करना है, सिर्फ नंबर, तो कैसे कर सकते हैं, मैं लेफ्ट साइड से डाटा कैलकुलेट करूंगा पोजीशन नंबर 2 से, क्योंकि हर एक नंबर जो है सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ये हमने टेक्स्ट लेना है पहले, और इसकी स्टार्टिंग नंबर वैल्यू बतानी है 2। अगर मेरे को चाहिए डाटा बीच में से, तो जब भी बीच में से डाटा चाहिए होता है तो फॉर्मूला मिड लगता है, तो मैंने मिड ले लिया। स्टार्टिंग वैल्यू भी ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ लेंथ बतानी होगी, नंबर ऑफ लेंथ कितनी होगी। अब थोड़ा सा सिक्स सेंस यूज कर लीजिए, देखो इसमें जो 2 लेटर मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही लेटर ऐसे हैं जो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी टोटल लेंथ 5 है तो 2 माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हर नंबर में से जो भी आपको यहाँ सिनेरियो बन रहा है, टोटल लेंथ में से 2 माइनस करना है, टोटल लेंथ में से 2 माइनस करना है। तो
तो कैसे निकालेंगे इसको, लेंथ निकाल लो पूरे की और इसमें से 2 माइनस कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को करने के लिए थोड़ी सी नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि या फिर लॉजिक की ज़रूरत होती है। आप कभी भी एक्सेल पे या कहीं पर भी कोई काम करोगे, नॉलेज थोड़ा सा चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा आपका प्रैक्टिस और आपका लॉजिक। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस नहीं होगी, लॉजिक नहीं होगा, तो भूल जाइए कि इंटरव्यू वगैरह कुछ क्रैक होगा, ऐसे कुछ नहीं होने का, सिर्फ एक सपना है जो एक धूमिल रह जाएगा। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं, लॉजिकल फॉर्मूले। इफ एरर इसके अंदर से हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें 5 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, इफ, एंड, और, सम इफ, एज वेल एज सम इफ्स। तो एक प्रैक्टिस फाइल में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, यहाँ उनके नंबर हैं, हमें नंबर के आधार पे उनकी ग्रेड निकालनी है। उसके लिए चॉइस या कंडीशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी के मार्क्स 35 से ज़्यादा हैं या उसके बराबर हैं तो वो बच्चा पास होगा, अगर उसके मार्क्स 35 से कम है तो उसको फेल माना जाएगा। तो यहाँ पर बात चॉइस की है, एक कंडीशन के आधार पे चॉइस बताते हुए हमें आंसर देना है। जब इस तरह का कोई सवाल आता है जहाँ पर कंडीशन के आधार पे आपको तय करना हो कि क्या प्रिंट होना चाहिए, तो वहाँ पर हम इफ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अब ये इफ फॉर्मूला काम कैसे करता है, सबसे पहले आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन या तो आपकी ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो इसके बाद जो भी आप लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड पैरामीटर पास होता है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो चलिए यहाँ लगाते हैं अभी से। आपने लिखा इक्वल टू इफ, यहाँ से हमने डाटा लिया, कंडीशन लगाई कि अगर इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो यहाँ प्रिंट हो जाए पास, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए फेल। इतना काम करा, एंटर किया, आपको आपका उत्तर मिलेगा। अब नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका इफ फॉर्मूला यूज होता है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ तब लगाया जाता है जब चॉइस ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारी कंडीशन और उसके आधार पर काफ़ी सारी चॉइस। अगर नंबर 35 से कम है तो सी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, 60 से कम है तो बी ग्रेड, अदरवाइज ए ग्रेड प्रिंट होना चाहिए। तो चॉइस अब यहाँ पर 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ नेस्टेड इफ लगाते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ एल्स लग जाता है, यानी अंदर इफ के अंदर भी इफ एल्स का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा, हमने लिखा इफ नंबर पिक किया, हमने एक वैलिडेशन यहाँ पर लगाया कंडीशन में कि भाई अगर इसका मान 35 से कम है तो क्या प्रिंट करना था, सी। ये कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो कंट्रोल जाएगा अब अगले पैरामीटर के पास। तो यहाँ हम अब बी और ए में से किसको सिलेक्ट करें। अब हमारे पास 2 चॉइस बच जाती हैं, बी और ए। और अभी क्योंकि चॉइस 2 है, ठीक है, जब चॉइस रहती है एक से ज़्यादा तो इफ फॉर्मूला फिर लगा दो आप, और इस बार हम बी और ए को चेक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने अगेन ये डाटा लिया यहाँ पे और इसका वैलिडेशन यहाँ चेक किया। अगर इसका मान 60 से कम है तो हमने डिस्प्ले किया बी, अगर ये नहीं है तो ए, क्योंकि ए और बी बच रहे थे तो दोनों को हमने यहीं पे निपटा दिया। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 2 फॉर्मूले लगे हुए हैं इफ के, पहला और दूसरा। बाहर जो फॉर्मूला होता है उसको आउटर फंक्शन कहते हैं और जो अंदर लगा हुआ है उसको इनर फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनर फंक्शन को क्लोज करेंगे। देखिए ब्रैकेट का वेट कर रहा है रेड कलर का, आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और आउटर फंक्शन की तरफ चला जाएगा। देखो चला गया। अब ये ब्लैक ब्रैकेट का वेट कर रहा है, तो ये हमने लगाया और ये दोनों फंक्शन पूरे हो गए। तो ये हो गया इनर फंक्शन और ये हो गया आउटर फंक्शन। फंक्शन के अंदर क्या आ गया, फंक्शन आ गया, इसी को नेस्टेड कहते हैं। तो ये बन गया नेस्टेड इफ। अब हम करते हैं एंटर और ये आ गया आपका उत्तर। बाकियों का उत्तर लाने के लिए सीधा आपको ड्रैग करना है। तो यहाँ हमने इफ और नेस्टेड इफ देखा। यहाँ पर कोई डाउट किसी का? तो नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है एंड।
एंड जो फंक्शन होता है, यहाँ पर मैंने दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं, एंड और, इनका क्या मतलब होता है। एंड फंक्शन क्या करता है, व्हेन वी हैव मल्टीपल क्राइटेरिया तब हम एंड लगाते हैं। क्राइटेरिया का मतलब हो गया कंडीशन, जब हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो, क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो, तब हम एंड लगाते हैं, उनके बीच में एंड लगाते हैं। इसी तरीके से उनके बीच में और भी लगता है, बस दोनों में फ़र्क ये है, एंड हम वहाँ लगाते हैं जब हम चाहते हैं ऑल क्राइटेरिया शुड बी ट्रू, यानी दोनों के दोनों क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाई होने चाहिए, और तब लगाते हैं जब हम चाहते हैं कोई भी एक क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई हो जाए, तब हम और के साथ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल डेटा है, इसमें हमारे पास कस्टमर के नाम है, अमाउंट है और डे है कि किस कस्टमर ने किस दिन शॉपिंग किया, कितने का शॉपिंग किया। उसके आधार पर हमको पता करना है कि वो कौन कौन से कस्टमर हैं। अब कंडीशन ये दी जाती है हमको कि जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया 5,000 से ज़्यादा का, उन कस्टमर का पता कीजिए कि वो कौन कौन से कस्टमर हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, एक तो हमको अमाउंट भी चेक करना है और दूसरा हमको डे भी चेक करना है। अब क्योंकि क्राइटेरिया मल्टीपल है तो ऑब्वियसली सी बात है, अब यहाँ पर एंड या और का इस्तेमाल होगा। अब आपको चेक करना है कि कौन सा यूज करना है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है दोनों के सेटिस्फाई होने की तो एंड लगाएंगे। अभी हमारे केस में दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्योंकि डे संडे चाहिए और अमाउंट 5,000 से बड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ चाहेंगे दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए, तो हम यहाँ एंड के साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे एंड। पहला लॉजिकल टेस्टिंग या क्राइटेरिया आपका लगेगा जिस पे भी आप लगाना चाहें। हमने अमाउंट लिया और दैट शुड बी ग्रेटर देन 5,000। दूसरा लॉजिक लगाया, कॉमा देके लगाना होता है, डे के ऊपर वैल्यू ली हमने सामने से, इसको मैच किया, इट शुड बी इक्वल टू संडे। अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो ये तुरंत आपको उत्तर देंगे ट्रू। इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ट्रू या फॉल्स के अंदर। अभी नीचे तक का डाटा आप ट्रैक कर दीजिए। तो एक ही कस्टमर ऐसा है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाया, जिनका नाम है श्याम। सो इस तरीके से ये काम होता है। अब इसी चीज को पलट के पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि उन कस्टमर्स का पता कीजिए जिन्होंने संडे को शॉपिंग किया है या फिर जिन्होंने 5,000 से ज़्यादा का शॉपिंग किया है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होने पर आपको रिकॉर्ड निकाल के लाना है। तो यहाँ ऐसे केस में हम और फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडीशन अंदर सेम रहेगी, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये ट्रू हो गया क्योंकि संडे को शॉपिंग किया है, ये भी ट्रू हो गया, संडे को शॉपिंग किया। ये ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि अमाउंट 5,000 से ज्यादा है। तो ये फर्क होता है एंड और का। अब आता है हमारे पास अगला सवाल, सम इफ। ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछ लिया जाता है, कई बार सवाल दे देते हैं इस चीज का जब आपको प्रैक्टिकल मिलता है काम करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है और ये उनकी क्वांटिटी है। हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट का टोटल करना है। जिस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे टाइप करूंगा उसका टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो हमें कंडीशन के आधार पे टोटल निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पर कंडीशन एक है, क्या है कंडीशन, प्रोडक्ट। अब क्योंकि कंडीशन एक है तो हम यहाँ पर अब कंडीशन क्योंकि एक है तो हम यहाँ पर सम इफ लगाएंगे। अगर कंडीशन ज्यादा होती तो हम यूज करते सम इफ्स, एस लग जाता पीछे। तो चलिए सम इफ लगाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है रेंज। तो रेंज हो गया आपका ये पूरा डेटा। सेकंड आपसे इनपुट पूछा जा रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हो गया ये प्रोडक्ट का नाम, लैपटॉप। थर्ड पैरामीटर है सम रेंज, यानी यहाँ पर आपको वो रेंज सिलेक्ट करके बताना होगा सिस्टम को जिसके ऊपर आपको सम लगाना है। तो वो ये डेटा हो गया। अभी आप एंटर करो, मिल गया उत्तर। लैपटॉप का टोटल 3 आ रहा है, देख सकते हैं आप। और किसी का चेक करते हैं, तो इसका 17 आ रहा है, ये बिल्कुल सही है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इस सवाल को देखिए यहाँ पर,
इसमें क्या है कि दो क्राइटेरिया के आधार पे टोटल करना है। पहले वाले सवाल में आपको प्रोडक्ट दिया जाता था, टोटल बताना होता था। इसमें आपको प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड भी दिया जाएगा। अब आपको टोटल उसी प्रोडक्ट का करना है जिसका ब्रांड आपने डाला है, एंटर किया है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है, कंडीशन एक से ज़्यादा है, तो यहाँ लगेगा सम एफ्स। पैरामीटर में सबसे पहला इनपुट पूछा जा रहा है सम रेंज, तो सम रेंज हो गया ये डेटा। दूसरा पैरामीटर आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब देखिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है ब्रांड। तो हम पहले प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ रेंज पूछा जा रहा है आपसे, तो आप इसकी रेंज उठाएंगे और फिर उसके बाद उसका क्राइटेरिया उठाएंगे। हो गया कंप्लीट। सेम काम आपको ब्रांड के साथ करना है, पहले रेंज और फिर ब्रांड। अब इसी तरीके से इसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था सर अगर डी ग्रेड निकालना होगा तो मैंने उत्तर दिया था सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट कीजिए। अभी हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर, वी गॉट आंसर। एलजी के मोबाइल 9 है, वेरीफाई कर लेते हैं। 2 प्रोडक्ट ये रहे और 7 ये रहे। मैं एलजी के लैपटॉप यहाँ पर काउंट करता हूँ, 1 बता रहे हैं। तो एलजी का एक ही लैपटॉप है, सो दैट्स व्हाई 1। एक और चेक करते हैं, सोनी के लैपटॉप 2 बता रहे हैं, तो सोनी के लैपटॉप 2 ही हैं इसलिए 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लॉजिकल फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहला फाइनेंशियल फॉर्मूला हमारे पास है पीएमटी। इसका मतलब होता है मंथली पेमेंट और इसका इस्तेमाल किया जाता है ईएमआई निकालने के लिए। ईएमआई आप सभी जानते होंगे, जब हम बैंक वगैरह से कर्जा लेते हैं तो हमारी इंस्टॉलमेंट बना दी जाती है, तो वो पीएमटी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। एक केस, यूज़र केस यहाँ पे लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लो हम लोगों ने या आप लोगों ने, जिसने भी 2 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक ने आपके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा, वो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 9.8% पर एनम, यानी कि सालाना। अब कितने समय के लिए आपने लोन लिया उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया NPER से। NPER का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हमने बनवाई बैंक से, वो बनवाई 4 साल के लिए। तो हमको इंस्टॉलमेंट निकाल के लाना है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसका प्राइस क्या बनेगा, वो हमको यहाँ पर निकाल के लाना है। तो हम यहाँ कैसे उस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे PMT। जैसे जैसे आपसे पैरामीटर पूछा जाए वो आप दे दीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप बताऊंगा, वो आपको दिमाग में रखनी है। जो भी इनपुट यहाँ पर आप डालेंगे वो मंथ में कन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहला टिप। दूसरा, जब आपसे कोई इनपुट पूछा जाए और वो इनपुट आपके पास ना हो तो उसे खाली नहीं छोड़ना, 0 एंटर कर देना। ये 2 बातें आप याद रखना, गड़बड़ी नहीं होगी। तो सबसे पहला पैरामीटर आपसे पूछा जाता है रेट, ये हमने रेट ले लिया। अब क्योंकि ये रेट सालाना है, हमको डालना है मंथ में, तो हमने डिवाइड 12 कर दिया। दूसरा पैरामीटर आता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो वो है 4 साल, हमने 4 पिक कर लिया। अब क्योंकि ये ईयर है, ईयर में बात बनेगी नहीं, हमें मंथ बनाना होगा इसका, तो हमने इसे मल्टीप्लाई 12 कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि वो अमाउंट जो आपके पास अभी फिलहाल है, जो बैंक ने आपको पेमेंट किया है, वो है 2 लाख रुपए का। अब आपके सारे डाटा यूज हो चुके हैं, अब आप इसे बंद कर दीजिए। अब आपको एंटर करना है। जब आप एंटर करते हैं तो आपको इसका आंसर नेगेटिव में दिखाई देगा, बट जो आंसर दिखाई देगा वो करेक्ट होगा। इसकी ईएमआई बनी 5053 रुपए की, 5053 रुपीज। अब ये नेगेटिव में क्यों आता है? द पॉइंट इज दैट जब आप कहीं अपना पीएमटी या इंस्टॉलमेंट देते हो तो वो आपसे डेब्ट होता है, यानी वो प्रिंसिपल में से माइनस होता है, इसीलिए पीएमटी आपका माइनस में दिखाई देगा। अब आप चाहते हैं कि ये रकम आपकी पॉजिटिव दिखाई दे, तो आप अपने इस फॉर्मूले को एबीएस नाम के फॉर्मूले में बंद कर देंगे। तो एबीएस क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर एक टिप और आप ऐड कर सकते हो, फाइनेंशियल फॉर्मूले जब भी आप यूज करें उन सभी फॉर्मूलों को एबीएस में डाल के यूज करें, इससे आपको नुकसान नहीं होगा। कोई नंबर अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नंबर पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो आपको आपका एक्यूरेट उत्तर मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना है।
तो कंफर्म करो, क्लियर हुआ?